हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आइए और एक बार हम लोग फिर से शुरू करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। हमने पीछे के लेक्चर्स में देखा है क्या हमने पीछे के लेक्चर्स में बच्चों देखा है कि क्या था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरम, क्या था थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। उसके बाद हमने देखा अल्फा रेज एक्सपेरिमेंट देखा, और अल्फा रेज एक्सपेरिमेंट के बाद हमने फिर किसके बारे में बेटा जाना, फिर हमने जाना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किए गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने देखा होगा और कुछ तो आपको जानने को मिला होगा। बच्चों, रदरफोर्ड ने जब अपने अल्फा रेज एक्सपेरिमेंट की मदद से पूरी तरह से तबाह कर दिया किसको, थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को, तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल उसने दिया, अपना खुद का एटॉमिक मॉडल, जिसको अपन पढ़ते हैं साइंस में रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के नाम से। अब रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को पढ़ने से पहले दो चीजों को मैं आपको बता देना चाहता हूं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को। तीसरी चीज भी मैं बताऊंगा जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, अबाउट द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। कुछ बेसिक चीजें उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में डीप डिस्कशन करेंगे। और इस डीप डिस्कशन में इसका क्या न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंस हो सकता है उसको भी हम जानेंगे। तो बच्चों, आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कम जानकारी दी हुई है केमिस्ट्री की किताबों में। अगर हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसी को कैथोड रेज भी बोला जाता है बच्चों, इसी को कैथोड रेज भी बोला जाता है, और मेरे प्यारे बच्चों इन्हें बीटा रेज भी बोला जाता है। जरा देखिए, दो बातें काफी महत्वपूर्ण, काफी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली बात कि जब हम किसी वायर में करंट के प्रेजेंस को पाते हैं तो हम उसको बोल देते हैं फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट बोल देते हैं। लेकिन जब करंट कहीं गैस में बह रहा हो, हालांकि शायद बच्चे अभी तक इसको ना देखे हो कि क्या सर करंट गैस में भी बह सकता है क्या। अगर करंट कहीं गैस में बह रहा हो तो उसको फ्लो ऑफ करंट नहीं बोलते, उसको डिस्चार्ज ऑफ करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज ऑफ करंट। जब भी करंट कभी गैस में बहेगा तो हम उसको फ्लो ऑफ करंट का नाम ना देकर के बच्चों डिस्चार्ज ऑफ करंट का नाम देते हैं। ये दोनों बातें मैंने क्यों बताई, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले साइंटिस्ट ने एक कुछ ऐसी व्यवस्था की, और इस व्यवस्था में उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। ये मोटे कांच का रहता था, लेड का। इस डिस्चार्ज ट्यूब में बच्चों साइंटिस्ट ने एनोड लगाया और कैथोड लगाया, वेरिएबल वोल्टेज के साथ उसको जोड़ा, और जो सबसे जानकारी की बात है वो है कि उसने वोल्टेज को काफी ज्यादा रखा, यानी अराउंड 10,000 वोल्ट। यहां पर एक प्रेशर को नापने के लिए यंत्र लगा हुआ था। दिस इज अ मशीन बाय विच वी कैन मेजर द प्रेशर इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। और साथ साथ डिस्चार्ज ट्यूब में एक सक्शन पंप लगा हुआ था। सक्शन पंप का मतलब होता है कि हम इसको मशीन की मदद से इसमें से एयर को शक कर सकते हैं। और इतनी व्यवस्था के बाद साइंटिस्ट ने इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर का प्रेशर रखा 10 रेज़ टू द पावर -2 mmHg से 10 रेज़ टू द पावर -3 mmHg। और साथ साथ एनोड और कैथोड को बहुत बारीकी से देखिए। एनोड के पीछे वाली वॉल को उसने जिंक सल्फाइड से कोट कर दिया। मैंने पिछले अपने लेक्चर जिसमें हमने रदरफोर्ड्स अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, उसमें हमने ये जाना था कि जिंक सल्फाइड से कोटिंग का क्या यूज है और इसके क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। हमने बताया था कि जब भी कोई हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल जाकर के जिंक सल्फाइड से स्ट्राइक करेगा तो बेटा ये फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करता है,
चमक प्रोड्यूस करता है। बच्चों एनोड के पीछे वाली वॉल को वैज्ञानिकों ने, या वैज्ञानिक ने, ना कि वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट जिसका नाम था थॉमसन, उसने जिंक सल्फाइड से कोट कर दिया। मेरे प्यारे बच्चों, जब कोट कर दिया तो उसने जब वोल्टेज रखा 10,000 और प्रेशर रखा इतना, तो देखा कि कड़कड़ाहट की आवाज के साथ एक चमक थी, और ये चमक उत्पन्न हो रही थी, और इस चमक का जो कलर था वो कैसा था, इस डिस्चार्ज ट्यूब के कांच के कंपोजिशन का। अगर ये डिस्चार्ज ट्यूब येलो था तो ये कलर येलो था, ये ब्लू है तो ये भी ब्लू दिखेगा। यानी कि जब 10,000 वोल्ट और 10 raised to the power -2 mmHg to 10 raised to the power -3 mmHg प्रेशर किया, तो उसने देखा कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कड़कड़ाहट की आवाज आने लगी। जैसे बादल गरजते हैं जो आवाज आता है ना, वैसा ही, लेकिन उतना इंटेंस नहीं था, वो आवाज आने लगी। और उसने साथ साथ देखा कि एनोड के पीछे का जो वॉल था वो चमकने लगा बेटा, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करने लगा। जो एनोड के पीछे का वॉल था वो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करने लगा। अब कड़कड़ाहट की आवाज का चमक और साथ साथ एनोड के पीछे की वॉल का चमकना इस बात को प्रूफ करता है कि जरूर कोई न कोई हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल कैथोड से चलकर एनोड की तरफ आ रहा है। अगर कोई हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल कैथोड से चलकर एनोड की तरफ ना आ रहा होता तो एनोड के पीछे का जो वॉल है वो कभी भी शाइन न करता, कभी भी फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस न करता, कभी भी चमक उत्पन्न न करता। बच्चों जब एनोड के पीछे का वॉल चमकने लगा तो साइंटिस्ट ने बोला कि जरूर एक रे है, ए रे इज, जरूर एक रे है, ए रे इज कमिंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड which is known as कैथोड रे। अब इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर मैं दो बातों का जवाब आपको दे दूं तो आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। पहला बात यह है कि वोल्टेज को ज्यादा क्यों रखा गया, दूसरा बात यह है कि प्रेशर को कम क्यों रखा गया। इसके साथ साथ अगर हम एक बात और ऐड कर दें बेटा कि वो कैथोड रे सर होती क्या है, जरा मॉलिक्यूलर लेवल पे आकर के आप हमको दिखा देते तो बड़ी कृपा होती। क्योंकि एनसीईआरटी में सिर्फ इतना लिखा है कि एनोड के पीछे का वॉल चमकने लगा तो साइंटिस्ट ने बता दिया कि जरूर कैथोड रे से, कैथोड से कोई रे आ रही है एनोड की तरफ जो इससे स्ट्राइक कर रही है और चमक उत्पन्न कर रही है। बच्चों हमने भी यही बोला कि ए रे इज कमिंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड व्हिच इज नोन एज कैथोड रे। महाबकवास बात है। अब जब तक मैं तीन बातें आपको ना समझा दूं तब तक मैं टीचर कहलाने का हक भी नहीं रखता। पहला बात यह है कि वोल्टेज ज्यादा क्यों है, दूसरा बात यह है कि प्रेशर इतना कम क्यों है, और तीसरी बात यह है कि सर जरा मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर आप हमको बता देते कि ये कैथोड रे ही इलेक्ट्रॉन है तो जरा मुझे काफी आसानी होती चीजों को सर समझने और जानने में। तो चलिए बेटा अब मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताना शुरू करता हूं। अब यहां पर सबसे पहली बात ये जान लें कि मैं आपको अब बताने चल रहा हूं रीजन ऑफ अपीयरेंस ऑफ बीटा रे, बीटा पार्टिकल या कैथोड रे या इलेक्ट्रॉन, कुछ भी बोल दूं, कि इसका रीजन क्या है, किसके अपीयरेंस का, कैथोड रे के अपीयरेंस का। बच्चों आप जानते हैं कि अगर यहां पे प्रेशर है तो आइडियल गैस इक्वेशन बोलती है PV is equals to nRT, P is directly proportional to N at constant temperature and volume। यानी कि प्रेशर तभी हो सकता है जब यहां पे गैस प्रेजेंट हो। अब प्रेशर बहुत कम है यानी यहां पे बहुत कम गैस के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। किसी एक मॉलिक्यूल को कंसीडर कर देता हूं, सर्कल के अंदर दिखाया गया पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है मेरे प्यारे बच्चों।
अब जरा देखिए, जानकारी के लिए आप जानते रहिए कि सन से हमेशा कई लाइट अर्थ पे आती रहती हैं, जिसमें से एक लाइट कॉस्मिक रेज भी है। कॉस्मिक रेज का पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होता है। 7 फीट मोटी कंक्रीट की दीवार बना के उसमें बैठो तो भी उसको पेनिट्रेट कर जाएगा कौन? कॉस्मिक रेज। ओजोन लेयर में होल की वजह से, ओजोन लेयर में डिप्लेशन की वजह से लगातार सन से कई सारे रेज अर्थ पे आते रहते हैं, उसमें से एक रेज है कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज का पेनिट्रेशन पावर बहुत ही ज्यादा होता है क्योंकि उनकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। बच्चों अब जरा देखिए कि अगर सन से कॉस्मिक रेज हमेशा अर्थ पे आ रही है तो जरा देखो ये कॉस्मिक रेज इस ट्यूब में भी घुस जाएगी क्योंकि इसका पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होता है। और किसी गैस मॉलिक्यूल या गैस एटम से टक्कर करेगा तो फट से उसको आयोनाइज कर देगा, क्योंकि जब भी कोई हाईली एनर्जेटिक चीज किसी गैसियस एटम से टकराती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल देती है, और जब उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा तो मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन और कैटायन बनेगा। जब भी किसी स्पीसीज में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो कैटायन का फॉर्मेशन होता है। अगर ये गैस है तो ये भी गैस ही रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों बीच का जो पॉजिटिव चार्ज है इट इज रिप्रेजेंटिंग द न्यूक्लियस, एंड ये जो ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इट इज रिप्रेजेंटिंग द डिफिशियंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। सो डोंट गेट कंफ्यूज। अब जरा देखिए, हम जानते हैं कि एनोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज और कैथोड पे होता है नेगेटिव चार्ज, नॉट ऑलवेज यहां होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन तुरंत किसकी तरफ मूव करेगा मेरे प्यारे बच्चों? इस पे एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। हम लोग जानते हैं F इक्वल्स टू Q इंटू E होता है वो फोर्स। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स में फोर्स लगेगा किस पे? इलेक्ट्रॉन पे, और ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा किसकी तरफ? एनोड की तरफ। जैसे इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा एनोड की तरफ, ठीक उसी तरह से इस कैटायन पे फोर्स लगेगा कैथोड की तरफ। अब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा एनोड की तरफ और ये कैटायन मूव करेगा कैथोड की तरफ। और बेटा ये कैटायन खूब तेजी से कैथोड की तरफ जाएगा। कारण क्या है मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि रीजन ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी आपने अभी तक पढ़ी थी वो तो पढ़ी थी ½ mv², यानी कि अगर m मास का कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी आप जानते हो। अब आप जान लो काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है Q इंटू v, यानी अगर Q चार्ज v वोल्टेज से एक्सेलरेट किया जाए तो काइनेटिक एनर्जी होगी Q इंटू v। वोल्टेज काफी ज्यादा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहां से साफ साफ पता लग रहा है कि किसी चार्ज पार्टिकल का चार्ज तो नहीं बदलेगा बट वोल्टेज काफी ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज यहां पर। इसलिए ये कैटायन खूब तेजी से जाकर के धाड़ टक्कर करेगा किससे? कैथोड से। और जब खूब तेजी से जाकर टक्कर करेगा तो यहां से खूब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन निकाल देगा टकरा करके, और जब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक स्ट्रेट लाइन में मैनेज होकर के मूव करते हैं किधर की तरफ? ये मूव करते हैं बच्चों एनोड की तरफ। और जब ये मूव करेंगे एनोड की तरफ तो इन्हीं को बोला जाता है कैथोड रे, बीटा रे, या ये किससे मिलकर के बने हुए हैं? आप देख ही रहे हैं, इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बने हुए हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन रास्ते में आने वाले गैसियस मॉलिक्यूल से टक्कर करते हैं तो उनको आयोनाइज करते जाते हैं, और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है जब तक वोल्टेज दिया जाएगा। कौन सा प्रोसेस? कि ये रे जाएंगे रास्ते के गैसियस मॉलिक्यूल से टकराएंगे, उनको आयोनाइज करेंगे, उनका कैटायन कैथोड से टक्कर करेगा और कैथोड से खूब तेजी से टक्कर करेगा क्योंकि वोल्टेज बहुत ज्यादा है। वोल्टेज बहुत ज्यादा है तो कैटायन की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे और कैथोड से एनोड तक ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक ये हाई वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। और इसी को बोला गया कैथोड रे या बीटा रे या इलेक्ट्रॉन। अब आपको यहां पे ये चीज एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर है कि जो कैथोड रे या बीटा रे होता है वो मेरे प्यारे बच्चों किससे मिलकर के बना हुआ होता है? वो इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बना हुआ होता है। तो रीजन ऑफ प्रोडक्शन में अब मैं अगर लिखना चाहूं तो लिख दूं क्या? रीजन ऑफ प्रोडक्शन के 2 रीजन है, मेनली 3 रीजन है कह सकते हो। सबसे 1 कि कॉस्मिक रे आयोनाइज गैसियस मॉलिक्यूल,
cosmic ray ionize gaseous molecule, so what? Cation will move towards the cathode with a high kinetic energy because voltage is very high. ठीक है, तो अब जरा देखो, कॉस्मिक रेज आयोनाइज गैसियस मॉलिक्यूल, कैटायन खूब हाई काइनेटिक एनर्जी से कैथोड की तरफ जाएगा। तो अब जरा देखिएगा, कैटायन मेक a strong impact with cathode and release electron या and separate electron, produce electron, कुछ भी बोल दो, and release electron. A third point, ये ray of electron will collide with gaseous molecule and ionize them. अब इससे क्या हो जाएगा, अगेन कैटायन प्रोड्यूस हो जाएगा। फिर क्या होगा, अगेन कैटायन जाकर के टक्कर कर देगा किससे, कैथोड से, और फिर इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे। यानी ये प्रोसेस चलता रहेगा। उम्मीद करता हूं कि समझ में आपको आया होगा। अगर मैं रीजन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रे या इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो कॉस्मिक रे सन से आकर के गैसियस मॉलिक्यूल को आयोनाइज करेगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, क्योंकि कॉस्मिक रेज का पेनिट्रेशन पावर काफी ज्यादा होता है और एनर्जी भी काफी ज्यादा होती है। आयोनाइज करेगा तो कैटायन और इलेक्ट्रॉन बनेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा एनोड की तरफ, कैटायन मूव करेगा कैथोड की तरफ। बेटा इस कैटायन की काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा होगी क्योंकि वोल्टेज काफी ज्यादा है। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड वोल्टेज, तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। तो जब काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा होगा तो खूब स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट करेगा कैथोड से। कोई चीज खूब ताकत से अगर टक्कर करेगी तो इसमें से क्या रिमूव कर देगा, इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा एनोड की तरफ, और जब ये इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ मूव करेगा तो रास्ते में आने वाले गैसियस मॉलिक्यूल से भी ये इलेक्ट्रॉन की रेज जो है वो टक्कर करेंगी तो उनको भी आयोनाइज कर देंगी, आयोनाइज कर देंगी तो फिर कैटायन प्रोड्यूस होगा, फिर कैटायन जाकर के कैथोड से टक्कर करेगा और फिर वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा और इस तरह से कौन प्रोड्यूस हो जाएगा बेटा, कैथोड रे। और यहां पे साफ सुथरा दिख रहा है कि कैथोड रे किससे मिलकर के बना हुआ है बच्चों, ये कैथोड रे मिलकर के बना हुआ है किससे, इलेक्ट्रॉनों से। सो डोंट गेट कंफ्यूज, बीटा रे बोले, बीटा पार्टिकल बोले, कैथोड रे बोले या इलेक्ट्रॉन्स बोले, ये सारी चीजें एक ही चीज हैं। कैथोड रे इज नथिंग, इट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नथिंग एल्स। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब मैं दो बातों का जवाब दे सकता हूं कि वाई वोल्टेज इज वेरी हाई एंड वाई प्रेशर इज वेरी लो। तो बच्चों इसके लिए मुझे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। मैं बताता हूं आपको कि क्यों वोल्टेज काफी ज्यादा रखा गया है और क्यों प्रेशर काफी कम रखा गया है। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन ना करें तो क्या प्रॉब्लम प्रोड्यूस हो सकती है, क्या हमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। आइए जरा हम लोग देख लेते हैं और कुछ बातों को बच्चों जान लेते हैं। सबसे पहले बात जान लीजिए कि अगर वोल्टेज को वो कम रखे, यानी 10,000 वोल्ट से कम रखे या कम वोल्टेज रखे, तो जरा देखिएगा कि वाई वोल्टेज इज वेरी हाई। सबसे पहले मैं क्वेश्चन का जवाब दूंगा कि वाई V इज वेरी हाई। अब जरा इसका जवाब भी आप सुन ले। इफ V इज नॉट हाई, इफ V इज नॉट हाई देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ कैटायन is not high. If kinetic energy of cation is not high, then impact of cation with cathode is not so powerful, that it can release electron। जरा बेटा ध्यान से देखो ये क्या है, क्या कह रहा है कि why voltage is very high। मैंने कहा अगर वोल्टेज बहुत ज्यादा नहीं होगा देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ कैटायन भी ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने देखा था Q इंटू वी। फिजिक्स में आपको पढ़ाया भी जाएगा, घबराइए मत, आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहां आपको ये सब बातें बताई जाएंगी, मैग्नेटिज्म में भी ये सब बातें बताई जाएंगी, 12th के सिलेबस में है। तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन खूब ताकत से टक्कर नहीं करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन खूब ताकत से टक्कर नहीं करेगा तो बताओ इसमें से
सॉरी कैटायन अगर खूब ताकत से टक्कर नहीं करेगा तो बताओ इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर पाएगा क्या? इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर पाएगा, और इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर पाएगा तो क्या हम लोग भजन करेंगे क्या? भजन करने तो आए नहीं है, हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की खोज करने आए हैं। तो देखा वैज्ञानिक ने कि वोल्टेज लो होने पर यहाँ चमक बंद हो गई थी। चमक बंद हो गई थी क्यों? क्योंकि वोल्टेज लो होगा तो कैटायन की काइनेटिक एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो कैथोड के साथ इंपैक्ट कमजोर होगा, कैथोड के साथ इंपैक्ट कमजोर होगा तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, कैथोड से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे तो एनोड के पीछे का बॉल नहीं चमकेगा, और साथ साथ रास्ते में पड़ने वाले गैसियस मॉलिक्यूल भी आयोनाइज नहीं होंगे। रास्ते में पड़ने वाले गैसियस मॉलिक्यूल आयोनाइज नहीं होंगे तो अगेन कैटायन प्रोड्यूस नहीं होगा, कैटायन प्रोड्यूस नहीं होगा तो पूरा का पूरा ये सिस्टम बेकार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जवाब मिल गया होगा। दूसरी बात सुन लीजिए, दूसरी बात यह है बेटा कि वाई प्रेशर इज वेरी लो। यह भी बच्चे को मालूम होना चाहिए कि वाई प्रेशर इज वेरी लो, वाई प्रेशर इज वेरी वेरी लो। बेटा अगर प्रेशर लो ना हो तो देखो क्या दिक्कत हो जाएगा। हम जानते हैं कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N एट कांस्टेंट कांस्टेंट V एंड T, यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम और टेम्परेचर पर प्रेशर सीधे मोल के प्रोपोर्शनल होता है। अब जैसे ही तुमने प्रेशर बढ़ाया वैसे मोल बढ़ जाएगा। अगर यहां बीच में ढेर सारे गैसियस मॉलिक्यूल होंगे, अब जो ये जैसे ही कैटायन एक्सेलरेट होगा किसी मॉलिक्यूल से टक्कर कर जाएगा, क्योंकि यहां पे ढेर सारे अगर गैसियस मॉलिक्यूल हो जाएंगे बेटा इसके अंदर, तो इसका गैसियस मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? मतलब कि जैसे ही एक्सेलरेट होगा किसी से टकरा जाएगा, फिर एक्सेलरेट होगा फिर किसी से टकरा जाएगा, फिर एक्सेलरेट होगा फिर किसी से टकरा जाएगा। और जब ये एक्सेलरेट हो जाएगा टक्कर करेगा, एक्सेलरेट हो जाएगा टक्कर करेगा, तो क्या अच्छे से काइनेटिक एनर्जी गेन कर पाएगा? अगर आपको मैं कहूं कि आप भागो और वहां आपको रास्ते में 100 लोग आके हरदम टक्कर मारते रहेंगे, तो क्या आप खूब स्पीड से भाग पाओगे? नहीं भाग पाओगे। स्पीड से नहीं भाग पाओगे तो आपके बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ठीक उसी तरह से अगर हम प्रेशर को बहुत कम नहीं रखेंगे तो प्रेशर बढ़ाते ही गैस के मोल बढ़ जाएंगे, और कोई रीजन नहीं है। कब? कांस्टेंट वॉल्यूम और टेम्परेचर पर प्रेशर को सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से बढ़ाया जाता है। कैसे? कि हम गैस के मोल को भी इंक्रीज कर दें। अगर इसके अंदर गैस के मोल इंक्रीज कर जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये कैटायन जैसे ही एक्सेलरेट होगा किसी गैसियस मॉलिक्यूल से टक्कर कर जाएगा, टक्कर कर जाएगा तो अपनी काइनेटिक एनर्जी को लॉस कर जाएगा, और जब काइनेटिक एनर्जी का लॉस कर जाएगा तो कैथोड से इतने अच्छे से नहीं इंपैक्ट कर पाएगा कि क्या कर पाए? इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर पाए। तो यहां मैं लिख देता हूं, अगर प्रेशर बढ़ाया तो गैस के मोल बढ़ जाएंगे, तो नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ कैटायन बढ़ जाएगा, और नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ कैटायन बढ़ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ कैटायन घट जाएगा। और जब बच्चों काइनेटिक एनर्जी घट जाएगा तो बताओ क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी घटते ही सेम लाइन में रिपीट करूंगा कि कैथोड इज नॉट सो पावर। अगर घट जाएगा तो इम्पैक्ट ऑफ कैटायन विथ कैथोड इज नॉट so powerful that it can release electron। यही रीजन है कि हम वोल्टेज को बढ़ा कर रखते हैं और प्रेशर को घटा के रखते हैं, जिससे कैटायन की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा रहे कि जब वो जाकर के टक्कर करे बेटा किससे? कैथोड से, तो वहां से इलेक्ट्रॉनों का पूरा बौछार मचा दे, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे, और हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में सफल हो पाए, हम कैथोड रे में सफल हो पाए। अगर कोई रे पैदा ही नहीं होगी तो हम सफल कहां से हो पाएंगे? यानी कि प्रेशर को बढ़ाते ही और वोल्टेज को घटाते ही यह खतरा हो जाएगा कि कैथोड रे प्रोड्यूस ही नहीं होगा बेटा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टियां हैं जो कि बहुत नॉर्मल सी बात हैं, बट फिर भी क्योंकि मैं लेक्चर कर रहा हूं इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि सारी बातों को 1 बाय 1 करके आपके पास तक पहुंचाना। बच्चों देखिए, तो हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे की। तो प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे में सबसे पहली प्रॉपर्टी यही है कि इट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। दूसरी प्रॉपर्टी है बेटा इसकी कि इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एनोड। ये जो एनोड का प्लेन है ना, ये वाला प्लेन, ऐसे 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 काट दो इसको, इसके ये हमेशा क्या रहता है? देखो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये आ रहा है, देखो कौन? ये आ रहा है कैथोड रे, ये है एनोड का प्लेन। देखो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है उनके बीच? तो इट इज परपेंडिकुलर टू द
इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एनोड। और बच्चों तीसरी बात इसमें जो जानने के लायक है वो ये है कि इट हैज मोमेंटम। जैसे अगर हम कोई एक फैन रख देते हैं सपोज करिए यहाँ पे, और अगर हम एक फैन रख देते हैं तो ये क्या करता है, उससे टक्कर करके उसको मूव करा देता है, यानी कि इट हैज मोमेंटम। तो मैं बोल सकता हूं कि इट हैज मोमेंटम। और फोर्थ पॉइंट, इट इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ एनोड। जब बेटा ये एनोड से टक्कर करता है ना, तो अगर मैं आपके गाल पे लगातार अपने हाथ से टक्कर करूं तो आपके गाल का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ऐसा मैं करूंगा नहीं, टेंशन मत लेना। ठीक इसी तरह से जब ये कैथोड रे जाकर के एनोड से टकराएगा एनोड प्लेट से, तो उसके टेम्परेचर को क्या कर देता है, राइज कर देता है। एंड द फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट इज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑल्सो। जैसे जरा देखो, फिफ्थ पॉइंट को यहां लिख देता हूं, थोड़ा और साफ हो जाएगा। NaCl है, अगर हम इस पे क्या डाल दें बेटा, अगर हम इस पे कैथोड रे को गिराएं, कैथोड रे को गिराएं मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका कलर चेंज होता है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कलर कहां से कहां चेंज होता है काम करके। तो अगर आप बताएंगे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो मैं आपको चलो बता ही देता हूं, छोड़ो। इसका कलर चेंज होता है, येलो से पर्पल हो जाता है बच्चों, जब इस पे क्या गिराया जाता है, कैथोड रे। तो उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको कैथोड रे समझाया और काफी डीप डिस्कशन हुआ। होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अब मैं इसमें एक और बात ऐड कर देता हूं बेटा। मैंने बोला था कि सन से ढेर सारी लाइट्स आती हैं, कहां पे, अर्थ पे आती हैं। और वो ढेर सारी लाइट्स कौन कौन हैं, जिसमें कि एक लाइट कॉस्मिक रेज भी थी, जिसपे हमारा पूरा कंसर्न टिका हुआ था, जो किसी गैसियस मॉलिक्यूल को आयोनाइज करने के लिए जिम्मेदार था। तो चलो मैं इसमें कुछ और बात तुम्हें ऐड कर देता हूं, जिससे तुम्हें कुछ सीखने को मिल जाए। बच्चों ध्यान से देखना। हमने बताया कि ओजोन लेयर में डिप्लेशन की वजह से सन से कई सारी रेज आती हैं अर्थ की तरफ, उसमें कई हार्मफुल रेज भी हैं। तो वो कौन कौन है आप जान लीजिए। वो ये रेज हैं, मैं इनका आपको जिंगल भी देता हूं। मैं कैसे याद रखता हूं, आप भी उसी तरह से याद रख सकते हैं। मैं याद रखता हूं राम, थोड़ा पास पास लिख देता हूं, आपके लिए जानना आसान रहेगा। मैं ऐसे याद रखता हूं, राम, आई से इनविजिबल, इन, राम इनविजिबल, इधर ऐसे यू एक्स गामा को, राम इनविजिबल यू एक्स गामा को। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कैसे, जरा देखो। पहली चीज तो किसी को ये जनरली पूरा याद नहीं रहता, और अगर याद भी रहेगा तो फ्रीक्वेंसी का, वेवलेंथ का, एनर्जी का ऑर्डर नहीं पता होता। तो जब हम इधर से इधर जाते हैं तो एनर्जी घटती है। एनर्जी घटेगी तो हम जानते हैं E इज इक्वल्स टू एच न्यू। तो एनर्जी घटेगा तो एनर्जी के सीधे प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी भी घटेगी। और हम जानते हैं कि न्यू इज इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा, तो लैम्डा क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि जब हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो एनर्जी घटेगी, तो फ्रीक्वेंसी भी घटेगा, तो लैम्डा भी घटेगा। और जब उल्टा आएंगे तो देख लीजिए इसी का उल्टा हो जाएगा, एनर्जी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, लैम्डा घटेगा। तो देखिए कॉस्मिक रेस की जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा है कि नहीं, यही तो मैंने आपको बताया था। इधर भी जान लो, विजिबल में आते हैं विबग्योर, VIBGYOR। अब जरा ध्यान से देखना, राम, R स्टैंड्स फॉर रेडियो वेव, M स्टैंड्स फॉर माइक्रोवेव, I स्टैंड्स फॉर इंफ्रारेड, V स्टैंड्स फॉर विजिबल, U स्टैंड्स फॉर अल्ट्रावायलेट, X स्टैंड्स फॉर एक्स रे, गामा स्टैंड्स फॉर गामा रे, और CO स्टैंड्स फॉर कॉस्मिक रेज। यहां का I ये अलग है और यहां का I अलग है, ये इंफ्रारेड है, ये इंडिगो है। विबग्योर में इधर से इधर जाएंगे तो एनर्जी घटेगी, तो फ्रीक्वेंसी भी घटेगा, तो लैम्डा बढ़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यही कॉस्मिक रेज गैसियस मॉलिक्यूल को पहले स्टेप में आयोनाइज करने के लिए जिम्मेदार था।
और उम्मीद करता हूं कि इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको। सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा, माइक्रोवेव दे देगा, गामा दे देगा, एक्स दे देगा और विजिबल दे देगा, बोलेगा अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। बच्चे का माथा ठनक जाएगा, खूब रटा होगा, खूब इधर उधर किया होगा, फिर भी अरेंज नहीं कर पाएगा। खैर चलो, हमने आपको इतनी देर में समझाया डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में और उम्मीद करता हूं कि मैं अपना मैक्सिमम आपको दे पाया हूंगा और आप उसको समझ पाए होंगे। अब कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं, जरा देखें अगले पॉइंट में, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अगले पॉइंट में करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, या इसी को बोलते हैं बच्चों एनोड रे। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग चल रहे हैं करने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इसको हम और किस नाम से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इसको हम इस नाम से जानते हैं, एनोड रे के नाम से जानते हैं। एनोड रे के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, कैसे होता है, जरा आप देखें, समझें, जानें और मजे लें अच्छे से। तो बच्चों जरा मैं एक बार कैमरे का एंगल देख लेता हूं, कहीं ज्यादा तो नहीं हाइट में चला गया हो, पता लगा बोर्ड से बाहर हो, नहीं ठीक है, वेरी गुड। अब बेटा जब हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की बात करेंगे तो जरा देखिए क्या होगा। ठीक वही व्यवस्था किया साइंटिस्ट ने जैसा कि उसने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में किया था। अब इसमें बहुत कुछ सीखने को है बेटा, और इसका न्यूमेरिकल अप्रोच बहुत जबरदस्त है। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में उसने क्या किया, उसने एनोड और कैथोड का वही अरेंजमेंट लगाया जो उसने पीछे लगा रखा था। उसने वोल्टेज की भी वही व्यवस्था की जो उसने पीछे कर रखी थी, और बच्चों उसने प्रेशर की भी वही व्यवस्था, वही अरेंजमेंट किया जो उसने पीछे कर रखा था। सेम उसी तरह से उसने सक्शन पंप का अरेंजमेंट किया, सब कुछ एज इट इज था। और प्रेशर भी रखा कितना, 10 रेज़ टू द पावर -2 mmHg से 10 रेज़ टू द पावर -3 mmHg। इतना करने के बाद बच्चों, और वोल्टेज को कितना रखा, 10,000 वोल्ट रखा। बट इस बार उसने एक चालाकी कर दी, उसने जो कैथोड यूज किया दैट इज परफोरेटेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफोरेटेड? यानी कि कैथोड में बहुत टीनी होल्स थे, स्मॉल होल्स, छोटे छोटे छेद थे, किसमें, कैथोड में। और इस बार उसने एनोड के पीछे के वॉल को कोट करने के बजाय चालाक आदमी ने कैथोड के पीछे के वॉल की कोटिंग कर दी। और जब उसने कैथोड के पीछे के वॉल की कोटिंग कर दी बच्चों, तो उसने देखा तो उसका बिल्कुल भेजा ही ठनक गया। उसने देखा कि ठीक उसी तरह से जैसे एनोड के पीछे कोटिंग करने पर एनोड के पीछे वाला वॉल चमक रहा था, ठीक उसी तरह से कैथोड के पीछे कोटिंग करने पर और कैथोड में छेद करने पर, यानी परफोरेटेड कैथोड यूज करने पर, ये जो मैंने ऐसे से कर रखा है समझ लीजिएगा, इसमें बहुत छोटे छोटे बारीक पोर्स हैं, छेद प्रेजेंट हैं उसमें। परफोरेटेड कैथोड लेने पर उसने देखा कि कैथोड के पीछे का वॉल चमकने लगा। तो उसने एक जनरल स्टेटमेंट दिया, क्या, कि ए रे इज कमिंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड। बेटा अगर कोई रे यहां से ना आ रही होती तो इसके पीछे का वॉल जो है वो कभी भी फ्लोरेसेंस क्रिएट नहीं करता। यानी उसकी ये बात दुनिया को माननी पड़ी और उसने इसी को बोल दिया which is known as एनोड रे। मैं इतना नहीं बोल सकता क्योंकि मैं आपका टीचर हूं, मुझे बताना पड़ेगा कि क्या आया, कैसे आया, उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है और इस पे किस तरह से क्वेश्चंस जेईई और नीट में बन सकता है। तो आइए जरा हम लोग बच्चों एक बार देखते हैं कि क्या आया, कहां से आया, कैसे आया। हमने देखा था कि सन से कॉस्मिक रेज आता है, बिल्कुल आएगा, आपके पॉकेट में है, आपके घर में है। मैंने बोला 7 फीट मोटी कंक्रीट की दीवार बना के घुस जाओ, उसमें भी कॉस्मिक रेज घुस जाएगा, उसका पेनिट्रेशन पावर इतना ज्यादा होता है। बच्चों जब आएगा कॉस्मिक रेज तो गैसियस मॉलिक्यूल को क्या कर देगा, किसी गैसियस मॉलिक्यूल से टक्कर करेगा अगर, तो हमने आपको पहले बता रखा है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और कैटायन बन जाएगा। ये ऊपर दिया हुआ पॉजिटिव चार्ज डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है और सेंटर में दिया गया पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस को बताता है। बच्चों फिर वही बात होगी
इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेगा किसकी तरफ, एनोड की तरफ, और ये गैसियस कैटायन जो है वो मूव करेगा किसकी तरफ, कैथोड की तरफ। तो तुम देख रहे हो कि ये गैसियस कैटायन एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रहा है, तो इसी गैसियस कैटायन को ही हम क्या बोलते हैं, एनोड रे बोलते हैं। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट बात अब निकल के आ गई कि एनोड रे इज गैसियस कैटायन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एनोड रे इज गैसियस कैटायन of that gas which is present inside the discharge tube। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत ध्यान से देखिए। ये जो बेटा हमारा एनोड रे है वो क्या है, वो गैसियस कैटायन है। यही गैसियस कैटायन जा रहा है कैथोड की तरफ, तो यही टक्कर कर रहा होगा कैथोड के पीछे वाले वॉल से। यानी कि एनोड की तरफ से कैथोड की तरफ जो जा रहा है वो गैसियस कैटायन है। इसी को साइंटिस्ट ने क्या बोला, एनोड रे बोला। यहां से एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि एनोड रे हमेशा प्रोटॉन हो ऐसा जरूरी नहीं है। फिर से सुन लीजिए, एनोड रे हमेशा प्रोटॉन हो ऐसा जरूरी नहीं है। बच्चों, अगर मैं अपने इस पॉइंट को थोड़ा अच्छे से क्लियर करना चाहूं तो मान लो कि अंदर में यूज होने वाला गैस है ऑक्सीजन, तो एनोड रे होगा O+। अगर बच्चों अंदर में यूज होने वाला गैस है नाइट्रोजन, तो एनोड रे होगा N+। अगर बच्चों अंदर में यूज होने वाला गैस है He हीलियम, तो जो एनोड रे होगा मेरे प्यारे बच्चों वो होगा He+। अगर अंदर में यूज होने वाला गैस है H2, तो एनोड रे होगा H+। अब सावधान हो जाना, ये H+ कुछ और नहीं, ये H+ प्रोटॉन ही है। ये बात मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूं। बेटा जो हाइड्रोजन होता है इसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होते हैं और 0 न्यूट्रॉन होते हैं, तभी मास नंबर 1 होता है। अगर इसमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो ये H+ हो जाएगा। तो बताओ, एक इलेक्ट्रॉन था, 0 इलेक्ट्रॉन, 0 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन बचे। यानी चाहे मैं बोलूं H+ और चाहे मैं बोलूं प्रोटॉन, कोई मुझसे क्वेश्चन नहीं कर सकता, क्योंकि यहां मैंने दिखा दिया कि जो भी कुछ H+ है वही प्रोटॉन है। जो शक्तिमान था वही गंगाधर निकला। तो इसका मतलब कि बच्चों मैं कह सकता हूं कि H+ ही प्रोटॉन है। अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, एनोड रे हमेशा प्रोटॉन हो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, लेकिन एनोड रे केवल और केवल उस कंडीशन में बेटा प्रोटॉन होगा जब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ली गई गैस किसकी हो, हाइड्रोजन की हो। तो बेटा जो कैटायन बनेगा वो H+ बनेगा, और यही क्या कहलाता है बेटा, प्रोटॉन कहलाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जानते रहिएगा कि एनोड रे इज नॉट ऑलवेज प्रोटॉन, इट इज अ गैसियस कैटायन ऑफ दैट गैस व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं जो काफी ज्यादा जानने के काबिल है। बेटा जो हमारा एनोड रे होता है वो कैथोड रे से रिसेंबल करता है बहुत सारी प्रॉपर्टीज में, एक्सेप्ट ऑफ फ्यू। अब जरा देख लीजिए वो फ्यू क्या है। कि प्रॉपर्टी की बात अगर की जाए तो जितनी प्रॉपर्टी मैंने बोली थी पीछे आपको किसकी, कैथोड रे की, लगभग वैसी ही सारी प्रॉपर्टियां होती हैं एनोड रे की, एक्सेप्ट ऑफ फ्यू। तो मैं लिख देता हूं, एक्सेप्ट ऑफ फ्यू प्रॉपर्टी ऑफ एनोड रे is similar to कैथोड रे। अब वो एक्सेप्ट ऑफ फ्यू क्या है जरा देखो। अगर मैं दो पार्ट में बांट दूं और यहां पे लिख दूं बेटा कैथोड रे लिख दूं, बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि अब न्यूमेरिकल अप्रोच जनरेट होगा। और मैं यहां पर क्या लिख दूं, यहां पर मेरे प्यारे बच्चों मैं एनोड रे लिख दूं। अब जरा देखना, कैथोड रे जो था वो इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बना हुआ था और एनोड रे
गैसियस कैटायन था। मैं ये नहीं कह सकता कि कोई फिक्स है, जो गैस बदलेगा तो वैसे एनोड रे भी बदल जाएगा। गैसियस कैटायन है ये, अब जान लीजिए। अब जरा देखो E/M, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं अगर किसी स्पीसीज के चार्ज को उसके मास से डिवाइड कर दिया जाए तो जो वैल्यू आती है उसे स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। मैग्नेटिज्म में आपको फिजिक्स क्लास 12th में ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है ये सिखाया जाएगा, हालांकि मैं भी जानता हूं बट वो मेरा विषय नहीं है, वो लंबा उधर हमको जाने की जरूरत नहीं है। दैट इज द वेस्ट ऑफ एनर्जी इन द व्यू ऑफ केमिस्ट्री, वो आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, वहां उसका इंपॉर्टेंस भी है। अभी आप खाली इतना जानते रहिए कि चार्ज अपॉन मास को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन का ना तो कभी चार्ज बदलेगा और ना ही कभी मास बदलेगा बच्चों, इसलिए जो E/M है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन अगर मैं बात करूं E/M किसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, E/M एनोड रे का। तो एनोड रे कभी आपने देखा कि जब O2 था तो O+ था, जब N2 था तो N+ था, जब He था तो He+ था, जब H2 था तो H+ था। तो देखो चार्ज तो सब पे +1 के थे, लेकिन O+, N+, He+, H+ सबका मास अलग अलग होगा। तो E/M जो कैथोड रे का तो कांस्टेंट आया, लेकिन जो एनोड रे का E/M होगा ड्यू टू वेरिएशन इन मास इट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज वेरिएबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में से एक है कि E/M ऑफ एनोड रे इज वेरिएबल, इट इज नॉट कांस्टेंट। फिर से सुन लीजिए, अब मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बात निकाली है उसको एक बार फिर से बोल देता हूं। एनोड रे क्या होता है, एनोड रे होता है गैसियस कैटायन। अगर बच्चा मुझसे पूछता है कि सर क्या एनोड रे हमेशा प्रोटॉन होगा, तो मैं उसे जवाब दूंगा नहीं, एनोड रे हमेशा प्रोटॉन नहीं होगा। एनोड रे सिर्फ तब प्रोटॉन होगा जब यूज होने वाला गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस हो। फिर बच्चा मुझसे अगर पूछे कि सर E/M इलेक्ट्रॉन का यानी कैथोड रे का कांस्टेंट होता है, क्या इसका भी कांस्टेंट होगा, तो मैंने बताया कि नहीं, इसका मास वेरी करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि बेटा एनोड का जो एनोड रे है उसका जो E/M होता है दैट इज वेरिएबल, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंड इट डिपेंड्स ऑन द गैस used inside the tube, depends upon the gas used inside the tube, यानी कि जो आप गैस यूज करोगे ट्यूब के अंदर उस पर डिपेंड करता है। बच्चों अब आओ और अब आपको हम कुछ और भयंकर बातें बताते हैं जिससे हम न्यूमेरिकली चीजों पे कंट्रोल कर सकें। बाकी प्रॉपर्टियां वैसी हैं, स्ट्रेट लाइन में जाता है, कैथोड के परपेंडिकुलर होता है, मोमेंटम क्रिएट करेगा, हीट कर देगा, बाकी सारी चीजें एज इट इज है जैसा आपने किसके लिए पढ़ा था, जैसा आपने बच्चों पढ़ा था कैथोड रे के लिए। सारी प्रॉपर्टियां एज इट इज लिख सकते हैं आप किसके लिए, एनोड रे के लिए, एक्सेप्ट ऑफ फ्यू। एक्सेप्ट ऑफ फ्यू क्या थे वो मैंने आपको बता दिया। कैथोड रे हमेशा इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बना होता है, लेकिन एनोड रे जो भी गैस यूज होगा डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उससे मिलकर के बना होगा। फिर बच्चा पूछेगा कि एनोड रे इज ऑलवेज प्रोटॉन, नो, एनोड रे इज नॉट ऑलवेज प्रोटॉन, इट इज proton under that condition when the gas used inside the discharge tube is hydrogen। आइए बेटा आगे देखते हैं कुछ चीजें। अब जरा देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अगर हमसे कोई कहे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को E/M के डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैनेज करो, तो कुछ चीजें मैं बता देता हूं जिसको जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो चार्ज, और दूसरी बात है मास, और तीसरी बात चलो E/M ही कर लिख देता हूं। चार्ज जो इलेक्ट्रॉन पे है वो है -1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको हम हमेशा मॉड, इसका जो मॉड होगा यानी मैग्नीट्यूड वो हमेशा E से लिखा जाएगा। और जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है +1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज मैग्नीट्यूड में सेम सेवर साइन में डिफरेंस रहता है, तो इसका जो मॉड होगा वो भी एज इट इज E के ही बराबर होगा। न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता है। अब मास की बारी आई तो ये होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, या इसको लोग लिखते हैं 0.00051 AMU। ये मेरे हिसाब से
तो लगभग 0 AMU के ही बराबर है। भाई इतनी छोटी वैल्यू 31 बार 0 0 लगाओ तो लगभग 0 के बराबर है, ऐसा बोल सकता हूं। यहां जरा देखो मास ऑफ प्रोटॉन जो है ये होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसको अपन लिख सकते हैं 1.0072 AMU। और न्यूट्रॉन का जो होता है वो होता है 1.674 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसको लिख सकते हैं 1.0074 AMU। अब जो आपको पढ़ाया जाता है कि मास ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन के, ये बात पूरी तरह गलत है। मास ऑफ प्रोटॉन लगभग बराबर होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन के। अगर एग्जैक्टली बात की जाए तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन। जब तक बच्चों ये बातें नहीं मालूम रहेंगी तो जो आगे के क्वेश्चन है उसमें आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप जरा देखें कि ये यहां पर इसका 1.0072 है तो इसका 1.0074 है। अब मेरे प्यारे बच्चों AMU बोल रहा हूं बार बार, तो जान लो 1 AMU जो है वो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होता है। मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर पढ़ा हुआ है, उसका पहला ही लेक्चर देख लोगे तो इसके प्रूफ वगैरह सब मिल जाएंगे आपको। अब जरा देखो E/m निकालना है। बताओ इस पे चार्ज कितना है, थोड़ा ऊपर करके लिख देता। इस पे चार्ज मुझे दिख रहा है E और मास इसका लगभग 0 है, तो जो वैल्यू आ जाएगी किसी चीज को 0 से डिवाइड करोगे तो लगभग इनफाइनाइट आ जाएगी। क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो चाहिए नहीं, हमें ऑर्डर चाहिए। इसलिए जान लेना कि अगर तुमने इसके अलावा कोई और मेथड यूज किया तो भले तुम 10 मिनट में आंसर ले आ दो, लेकिन वो मेरी नजर में 2 कौड़ी का रहेगा। क्योंकि जब आप नीट का एग्जाम दे रहे हो तो आंसर लाना ही आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है कम समय में आंसर लेके आना बच्चों। इसलिए ध्यान रखना कि जैसे बता रहा हूं ऐसे करना, ज्यादा अपना अकल मत लगाना, इसमें बहुत ध्यान से समझ लो इस बात को। कम समय में करना है तो आपको यही यूज करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा मास रख दो, पूरा चार्ज रख दो, डिवाइड करो घंटे भर। अब जरा देखो यहां भी E है और मास हो गया 1.0072, डिवाइड मत करो। यहां पे जरा देखो 0 है और मास हो गया 1.0074। बताओ इनमें सबसे ज्यादा कौन है? इनफाइनाइट से भी बड़ा कुछ होता है क्या? नहीं। E/m, चलो E/m। अब जरा ध्यान से देखो सबसे बड़ा किसका है? मुझे तो दिख रहा है E/m सबसे बड़ा जो है वो इलेक्ट्रॉन का है। इन दोनों में ये तो 0 है, 0 में किसी से डिवाइड करोगे 0 आएगा। उसके बाद किसका नंबर आ गया? प्रोटॉन। और सबसे कम E/m किसका है बेटा? न्यूट्रॉन का। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। अब इस क्वेश्चन को दुनिया का हर बच्चा सॉल्व कर सकता है, लेकिन यहां जरूरी है कि इसको 10 सेकंड्स में, 15 सेकंड में सॉल्व करना, ना कि 3 मिनट में। 3 मिनट में आपको नीट में 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप इसको 3 मिनट ले लेंगे, यानी ये डिवीजन करेंगे, ये वो दुनिया भर का नौटंकी, तो आप फंसेंगे। तो ये चीज आप जानते रहना, ये बहुत काम आएगा। चलिए कुछ न्यूमेरिकल करा देता हूं, थोड़ा आप और कंफर्टेबल हो जाएंगे बच्चों। जरा देखिए, इतनी बार लिखा रहने देता हूं, क्वेश्चन खाली बदल देता हूं। बच्चों अगर हमसे कहता है, सपोज करो कि हमसे कहता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, किसको किसको हमसे क्वेश्चन में कहता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, ड्यूटेरियम और ऑक्सीजन प्लस, इन सब को E/m के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखो। तो कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो मेरे पास लिखा ही हुआ है। चलो आ जाओ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो लिखा ही हुआ है। अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं? हीलियम के न्यूक्लियस को। अगर हीलियम में से 2 के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाए तो जो भी कुछ बचता है दैट इज अल्फा पार्टिकल। इस पे चार्ज कितना है? 2e के बराबर है कि नहीं? +2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर एक्सेस चार्ज। और जो मास है, अब जरा देख लेना, ये सब आना चाहिए। 2He4, 4 प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो मास जो है वो 4 इंटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन या 4 इंटू मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन कर दूं, क्योंकि दोनों लगभग बराबर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा? मास में 4 इंटू, चलो मास ऑफ 1 प्रोटॉन कर देता 1.0072, या 1 न्यूट्रॉन भी कर दूंगा, तो कोई बहुत ज्यादा फर्क यहां नहीं पड़ेगा। जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कंपेयर कर रहे हैं तब इनका मास कंसिडरेबल है, यहां नहीं पड़ेगा बहुत ज्यादा फर्क। चलो अब जरा आ जाओ, अगला क्या है? ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम क्या होता है? हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है बेटा, हाइड्रोजन का ही है। 1H2 को ड्यूटेरियम बोलते हैं, 1H2। अब जरा देखो इस पे +1 चार्ज है, यानी चार्ज कितना है? E के ही बराबर है कि नहीं है? और जरा देखो मास कितना हो जाएगा? इसमें 2 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है मिला करके, तो 2 इंटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन कर दो, कोई दिक्कत नहीं पड़ता। तो कितना हो गया? 2 इंटू 1.0072। और O प्लस है,
O प्लस पे भी चार्ज E ही है, लेकिन मास जो है वो कितना है 16 इंटू 1.0072। अब जरा देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे इसको सॉल्व करोगे तो 2 और 2e डिवाइडेड बाई दिस, तो ये कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व करके लिख दे रहा हूं, 2 4 से कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा e अपॉन 2 इंटू 1.0072, और ये क्या हो जाएगा बेटा e अपॉन 2 इंटू 1.0072, और ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा e अपॉन 16 इंटू 1.0072। अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे साफ सुथरा, आपको भी दिखना चाहिए कि E बाई एम ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सबसे ज्यादा होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब जरा देख लो E अपॉन 2 इंटू, ये दोनों वैल्यूज जरा आपस में देखो बराबर हैं, E अपॉन 2 इंटू 1.0072, E अपॉन 2 इंटू 1.0072, ठीक है। और इसमें सबसे छोटा कौन है, न्यूट्रॉन है, दिख रहा है। अब आओ जरा देखो, इसके बाद सबसे बड़ी वैल्यू अगर चेक की जाए तो प्रोटॉन की है, क्योंकि डिनोमिनेटर सबसे छोटा इन सब में प्रोटॉन का है। तो E बाई एम किसका हो जाएगा, दूसरे नंबर का, प्रोटॉन का हो जाएगा। फिर बेटा प्रोटॉन के बाद किसका E बाई एम सबसे ज्यादा हो जाएगा, जरा बताओ। फिर प्रोटॉन के बाद नंबर आएगा E बाई एम किसका, जरा देखो इनमें। इसके बाद E बाई एम अल्फा, और ये बराबर हो जाएगा किसके, E बाई एम किसके बेटा, ड्यूटेरियम के। और उसके बाद अगर इधर नहीं आ रहा होगा तो मैं यहां लिख देता हूं, फिर ऑर्डर क्या चलेगा कि ड्यूटेरियम के बाद इसका नंबर आ जाएगा E बाई एम ऑफ O प्लस, और इन सब में सबसे कम 0 है, यानी E बाई एम ऑफ बेटा व्हाट, न्यूट्रॉन। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। कई तरीके से क्वेश्चन इस पे पूछ सकता है, और आप जो है जरा सा भी घबराना मत, जो भी बातें हमने सिखाई हैं उनको आप जो है अच्छे से पढ़ना, और अच्छे से पढ़ने के साथ साथ नोट्स भी बनाने का कोशिश करना। उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर में कुछ भी प्रोडक्टिव आपके लिए मैं कर पाया हूँगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।